इसलिए मानेगा उन्होंने बिहारी शब्द को बिहार का गौरव बना दिया। इसलिए मानेगा कि उन्होंने बिहारी होने पर अपने आप में गौरवान्वित होने का लोगों को एक मौका दिया। समाज को एक दिशा देने के लिए गए थे कि हम एक एक व्यक्ति के साथ हैं, एक एक धर्म के साथ हैं, हर एक समाज के साथ हैं। हमारे नेता अपने सनातन संस्कृति का कितना सम्मान करते हैं कि नीतीश बाबू विरोधी होते हुए भी उन्होंने सनातन संस्कृति के तहत उनका पैर छू करके उनका अभिवादन किया ताकि नमस्कार, मैं रंजीत और आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक और लाइव समाज तकनीक। 29 अप्रैल को चिराग पासवान जी एमपीएस साइंस कॉलेज में आ रहे हैं। यहाँ पर मड़वन प्रखंड में कार्यकर्ताओं की बैठक है और सभा को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। चलिए कार्यकर्ताओं से हम मिलते हैं और बात करते हैं। कमलेश जी, 29 अप्रैल को चिराग पासवान जी आ रहे हैं, आप लोग का क्या रणनीति है सभा को सफल बनाने के लिए? देखिए 29 तारीख को एमपीएस साइंस कॉलेज में चिराग पासवान जी का आगमन है और मड़वन प्रखंड पूरे मुजफ्फरपुर जिला से हर जगह जगह हर कोने कोने हर समाज से वहाँ लोग भारी से भारी संख्या में उपस्थित होंगे और यहाँ पे एक बिहार के उगते उगते हुए सूरज के रूप में मतलब उभर रहे चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी बोले हैं 40 सीट पर हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, यह संभव है? देखिए वो तो बात की समय है, जब समय आने पर क्या 40 पे लड़ेंगे या गठबंधन करेंगे वो तो समय नजदीक आने पे पता चलेगा। लेकिन हम लोग और हमारे जो भी कार्यकर्ता लोग हैं वो हम लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं, कदम से कदम मिला के चले के लिए साथ है। जो उनका निर्णय होगा वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। चिराग पासवान जी आपके मुजफ्फरपुर का धरती पर आ रहे हैं, आप लोग को कितनी खुशी हो रही है? सबसे पहले तो आप लोग आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग को बोलने का मौका दिए। सबसे पहले हम कहेंगे बोलेंगे क्या, आप मुझे 29 तारीख को मुजफ्फरपुर खुद आके देख लीजिएगा कि क्या जनसभा वहाँ पे रहेगा। से आपका क्या रणनीति है सभा को सफल बनाने के लिए? सभा को सफल बनाने में जितना जोर हो, जितना पब्लिक को लेके जाना हो, जितना समाज एकत्रित होके साइंस कॉलेज मुजफ्फरपुर जाए, भी जहाँ जितना जनसंख्या हो भारी से भारी जनसंख्या में लेके चिराग पासवान जी को सभा में 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का क्या स्टैंड रहेगा, महागठबंधन की ओर या एनडीए की तो ओर? अभी समय आने दीजिए, इस पे तो हम बात नहीं कर सकते। तो हम आम पब्लिक है, इसके लिए तो बड़े बड़े नेता हैं, इसके लिए भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए सबसे बड़े ऊपरी जो पदाधिकारी होते हैं उनका क्या स्टैंड होता है, आम जनता जो होते हैं चाहे आम कार्यकर्ता, इनको ये पता नहीं होता है कि ऊपर के क्या स्टैंड होंगे। लेकिन ऊपर का जो भी माने नियम होगा, ऊपर का जो भी उनका आदेश होगा, आम कार्यकर्ता उसको आंख मूंद के इसलिए मानेगा कि उन्होंने बिहारी शब्द को गाली की बजाय ताली बना दिया। इसलिए मानेगा उन्होंने बिहारी शब्द को बिहार का गौरव बना दिया। इसलिए मानेगा कि उन्होंने बिहारी होने पर अपने आप में गौरवान्वित होने का लोगों को एक मौका दिया। इसलिए उनका जो भी निर्णय होगा, बिहार का एक एक बच्चा उनके निर्णय का स्वागत करेगा और उसी स्वागत के अनुरूप आगे की रणनीति पर वो चलेगा। तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान गए थे, कहीं ये संकेत नहीं है कि महागठबंधन की ओर जा सकते हैं? देखिए चिराग पासवान जो गए हैं तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में, तो बड़े नेता हैं और जब बड़े लोग कहीं बैठते हैं और जब किसी भी समुदाय का एक कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में बुलाने पर न जाना एक आम पब्लिक में बहुत गलत संदेश जाता है। तो वो तेजस्वी यादव के पार्टी में नहीं गए थे, बल्कि हमारे बिहार की जनता ने जो एक इफ्तार पार्टी रखा था, जो उनका अभी समय चल रहा है रोजा, वो रोजा को तोड़वाने के लिए क्या नाम है पूरा करने के लिए वो उस पार्टी में गए थे और समाज को एक दिशा देने के लिए गए थे कि हम एक एक व्यक्ति के साथ हैं, एक एक धर्म के साथ हैं, हर एक समाज के साथ हैं। इफ्तार पार्टी में जब गए थे तो नीतीश कुमार को पैर छुए थे और बाहर निकले तो उनका विरोध कर रहे थे। ये हमारी तो संस्कृति है सर कि अपने से बड़ों का पैर छू के हम
पुरातन से प्रणाम करते हुए चले आए हैं। तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति उनसे उम्र में बड़े हैं, जो व्यक्ति उनसे उम्र में छोटे हैं, उनको आशीर्वाद, और जो उम्र में बड़े होते हैं उनको प्रणाम, ये हमारी सनातन संस्कृति है। ये सोचने वाली बात है कि हमारे नेता अपने सनातन संस्कृति का कितना सम्मान करते हैं कि नीतीश बाबू विरोधी होते हुए भी उन्होंने सनातन संस्कृति के तहत उनका पैर छू करके उनका अभिवादन किया, ताकि आम जनता जो उनके सही माने कार्यकर्ता हैं वो देखें कि समाज में भी यदि कोई विरोधी होता है, अगर वो हमको पहले मुलाकात होता है तो पहले हम उसका पैर छू के प्रणाम करें और उसके बाद अपनी बात को उसके सामने रखें। अगर हमारी उनकी बात नहीं बनती है, हमारा उनका सोच मेल नहीं खाता है, तो वो हमारे विरोधी हैं। अगर पैर छूने से वो हमारे विचार के समानांतर आ गए तो हमारे समानांतर हो गए। तो इसलिए पैर छूना हमारे सनातन संस्कृति का एक आपसे कहते हैं अंग है। ये कोई गलत बात नहीं है कि अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेना। चाचा पशुपति पारस को चिराग पासवान के भतीजा होने के बारे में पूछा गया तो मीडिया पर गुस्सा आ गई, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मीडिया पर गुस्सा नहीं गया, क्योंकि चाचा पारस ने अपने भतीजा के पेट पर लात मारने का काम किया। चाचा भतीजा ने जो एकता परिवार की थी उसको तोड़ने का काम किया। चाचा पारस ने जो समाज में एक प्रतिष्ठा थी रामविलास को, उसको उन्होंने धूमिल करने का काम किया। चाचा पारस ने पार्टी को खंड खंड तोड़ने का काम किया। तो ऑटोमेटिक है कि जो व्यक्ति परिवार को निस्तार नाबूद कर देना चाहता है वो चाचा किस प्रकार का रहेगा, ये अपने आप में सोचने वाली विषय है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी बोल रहे थे मोदी जी का हम हनुमान है, मगर मंत्रालय की जब बात हुई, रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद मंत्रालय की जब बात हुई तो पशुपति पारस को मंत्रालय मिली, हनुमान को तो नहीं मिली। तब आप लग रहा है कि हमारे सनातन संस्कृति को आप नहीं जान रहे हैं। जब राम रावण की लड़ाई हुई, अहम भूमिका हनुमान जी वहां पर निभाए थे, और जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में आकर के, तो हनुमान जी ने कोई मंत्रिमंडल नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि जो सारे काम लोगों से छूट जाएंगे वो काम अब मैं करूंगा, मैं सारे कड़ियों को जोड़ने का काम करूंगा, मैं सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करूंगा। वही हमारे चिराग जी कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में लाना तो ये आपसी स्वार्थ हो जाता है। मंत्रिमंडल में कोई पद मिल जाए, किसी प्रकार का आपसे कहते हैं जो लालच मिल जाए, ये आपसी स्वार्थ को दर्शाता है। और उन्होंने जो कहा था कि मैं हनुमान हूं, उसी हनुमान की भांति उन्होंने पूरे भारत में घूम करके भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी का नाम उन्होंने विश्व पटल पर उज्जवल करने का काम किया है। उसी उज्जवल में अभी वो मोदी जी के ही आदेशानुसार विदेश भी गए हुए हैं। उनके आदेशानुसार वहां पर भी उन्होंने मोदी जी के नाम को उज्जवल किया है। उसी अनुरूप यहाँ भी आकर के उस मोदी जी के नाम को उज्जवल करते रहेंगे, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। रामविलास पासवान जी का बंगला भी भाजपा के लोग खाली करवा दिए। नहीं, वो रामविलास पासवान जी का फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। वो सरकारी बंगला था, न कि रामविलास जी के पासवान जी का बंगला था। स्वाभाविक है कि जो सरकारी बंगला उसी व्यक्ति को मिलता है जो किसी पद पर रहता है। रामविलास जी वहां बनवाए तो नहीं थे बंगला, रामविलास जी को रहने के लिए दिया गया था उनके मंत्रिमंडल के। चिराग पासवान जी सांसद है, बंगला तो उनको मिलना चाहिए था। अरे तो वो मंत्री नहीं ना है, वो तो मंत्री का बंगला था। चिराग पासवान जी का जो संसद का बंगला होता है उनको ऑलरेडी मिला हुआ है। तो चिराग पासवान जी विरोध किए थे केंद्र सरकार के कि मेरी बंगला को जो है केंद्र सरकार खाली करवा रही है। निवेदन किए थे, विरोध नहीं किए थे। उन्होंने निवेदन किया था कि हमें जो दूसरा बंगला दिया जाएगा, बात रखे, निवेदन किया था। फिर आप लोग निवेदन और विरोध को विरोधाभास में मत लेकर के जाइए। निवेदन करना और विरोध करना दोनों में दो चीज होता है। उन्होंने निवेदन किया था कि हमारे पिताजी पूर्व से यहाँ रहते चले आए हैं, हमारी एक ये बंगला जो हमारी पहचान बन गई हुई है, अगर इसी बंगला को हमें दिया जाएगा तो हमारे आने वाले बिहार से कार्यकर्ता वो दिल्ली में भटकेंगे नहीं, कहीं से पूछ करके बंगला पर आ सकते हैं। ऐसा निवेदन उन्होंने किया था। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार करना था, मंत्रिमंडल की बात थी, जिस कारण से मोदी कैबिनेट उनको देने में असक्षम जताया। इसका उन्होंने कहीं कोई विरोध नहीं किया था। जो बंगला उन्हें दूसरा दिया गया उन्होंने सहज उसको स्वीकार किया। वैशाली लोकसभा में राम रहे थे महंत जी को, आप इनके बातों से कितने सहमत है कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।